co-powered by Techno। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। शुक्रवार से जारी हुई रैली अभी भी कंटिन्यू कर रही है। आज भी नया हाई बनाया है सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, तीनों ही ने रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद अब थोड़ा कंसोलिडेशन, अब थोड़ी सी सुस्ती बाजार के अंदर देखने को मिल रही है। 25,981 ये आज का इंट्राडे हाई है और आपको बता दें कि 19 अंकों से 26,000 का आंकड़ा छूने में हम निफ्टी में रह गए हैं। अभी अगर देखें तो निचले स्तरों से फिर से थोड़ी सी रिकवरी आती हुई 17 अंकों की बढ़त हरे निशान में निफ्टी 25,956 का लेवल देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरीके से बराबर की स्थिति में है। तो बुल्स और बियर के बीच में लगातार जो है वो जंग जारी है। 1312 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और 1312 शेयर ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। इन सब के बीच में आज 3 लिस्टिंग देखने को मिली मेन बोर्ड की। उनमें से एक की लिस्टिंग खराब हुई है, 2 अच्छी हुई है। क्या रणनीति होनी चाहिए वह क्या आईपीओ में डिस्कस करेंगे। खबरों वाले शेयरों पे बातचीत होगी। बजिंग स्टॉक्स पे मेटल शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। चीन से खबर निकल करके आई है कि वहाँ पर ब्याज दरों में कटौती हो सकती है और अभी क्या मेटल शेयरों में खरीदारी करनी चाहिए। इन तमाम पहलुओं में बातचीत करेंगे और साथ ही साथ आखिर में चुन के सेगमेंट तो होगा ही। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए। आज के खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री जी। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज आप काफ़ी चैतन्य लग रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपका स्वास्थ्य काफ़ी बेहतर होगा सर। बाज़ार का भी स्वास्थ्य सुधर गया है और बाज़ार के अंदर भी अब देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से अंदर जो है जिस तरीके से विदेशी निवेशक भी अब बाज़ार के अंदर पूंजी झोंक रहे हैं। क्या कुछ उम्मीद करें? एक तरफ बढ़ी हुई वैल्यूएशन का डर और दूसरी तरफ बाजार में तेजी, इन सब के बीच में सामंजस्य बनाए तो बनाए कैसे? विपुल जी, गुड आफ्टरनून अगेन। विपुल जी, लास्ट 10 से 12 दिन मैं ज्यादा मार्केट को ट्रैक नहीं कर पाया हूँ, पर जी जो भी मार्केट मैंने देखा है काफी स्टीप लिक्विडिटी रैली है। बोथ एफआईआई डीआई दोनों ही तरफ से मार्केट में काफी पैसा आ रहा है और वही चीज आपको मार्केट में भी नजर आ रही है। क्लियरली लार्ज कैप में बड़ा मोमेंटम है और जब भी एफआईआई का पैसा आता है विपुल जी, लार्ज कैप में पहले आता है, देन मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा एलोकेशन देखने को मिलता है। तो लार्ज कैप में एचडीएफसी, एलएनटी, अल्ट्राटेक, आईसीआईसीआई ऐसे स्टॉक्स में पैसा आता है और क्लियरली नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी में 1500-2000 पॉइंट की रैली हुई, निफ्टी में 1200 पॉइंट की रैली हुई। तो क्लियरली लिक्विडिटी का एक बड़ा फैक्टर है मार्केट में। 14,000 करोड़ की बाइंग आपको फ्राइडे को देखने को मिली। एफटीएससी का रीबैलेंसिंग का भी उसमें एक था। तो ओवरऑल विपुल जी पैसा आ रहा है, जब तक पैसा आ रहा है मार्केट में तेजी जारी रहेगी। जरूर वैल्यूएशंस का एक बड़ा गैप अप आ चुका है। वैल्यूएशंस अगर कोई वैल्यूएशन दिखेगा तो उसको जरूर इस मार्केट से डर लगेगा, पर अगर कोई लिक्विडिटी दिखेगा तो मार्केट अभी भी अच्छे मोमेंटम में है। तो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली जब तक रहेगी विपुल जी, जब तक पैसा आता रहेगा। और पैसा मेरे ख्याल से अभी और आना बाकी है क्योंकि रेट कट की बातें ऑलरेडी चल रही है और रेट कट ऑलरेडी यूएस में हो चुका है। इंडिया में भी होने की बातें ऑलरेडी चल चुकी है। जैसे इंडिया में भी रेट कट होगा, अगेन एक सेकंड लेग ऑफ रैली देखने को मिलेगी। तो काफी पॉजिटिविटीज है नेगेटिविटीज के आगे, इसी वजह से मार्केट चलता जा रहा है। नो डाउट 26,000 के आसपास हम आ चुके हैं। 26,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे इंडेक्स लेवल के आसपास की बात करें तो इंडेक्स लेवल के आसपास थोड़े लॉन्ग्स कम रखने चाहिए। बोथ निफ्टी, बैंक निफ्टी में थोड़े लॉन्ग्स कम रखें। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी बाकी है। स्टॉक्स में लगातार तेजी मंदी दोनों देखने को मिल रही है। तो अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है शॉर्ट टर्म में तो स्टॉक्स में रहे। इंडेक्स में मुझे लग रहा है थोड़ा रैली स्ट्रेच हो चुका है। चलिए, इंडेक्स में रैली थोड़ी सी एक्सटेंड हो चुकी है और अब इस बीच बड़ी संख्या में दर्शकों के प्रश्न जो है वो हमारे पास इकट्ठे होते जा रहे हैं और ज़्यादातर सवाल जो है वो अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन पीएसयूज़ पे अभी भी फोकस जारी है। मोहम्मद शेख साहब के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। 2 प्रश्न इन्होंने भेजे हुए हैं, एक एनबीसीसी और इरेडा के साथ शुरुआत करते हैं। एनबीसीसी के 500 शेयर इनके पास हैं और इनकी खरीद का भाव 170 रुपये का है और साथ ही साथ इन्होंने इरेडा के भी 800 शेयर लिए हुए हैं 270 के भाव पर। एनबीसीसी पर एक खबर भी थी ऑर्डर की, नए ऑर्डर की, और आज अगर हम देखें तो थोड़ी सी यहाँ पर सुस्ती जैसी स्थिति देखने को मिल रही है एनबीसीसी के शेयर के अंदर। और आपको बता दें कि करीब 1260 करोड़ रुपए का कंपनी को ऑर्डर मिला है, लेकिन 0.25% के आसपास की गिरावट एनबीसीसी के शेयर में अभी फ़िलहाल के लिए देखने को मिल रही है। सर, थोड़ी सुस्ती ज़रूर है। पिछले 4-5 कारोबारी सत्र में करीब 1% के आसपास टूटा है शेयर, लेकिन अच्छा चला था एनबीसीसी। आपकी राय एनबीसीसी पे क्या होगी सर?
विपुल जी, मेरे ख्याल से इनको एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। काफी साइडवेज हो चुका है और रेगुलेशंस भी काफी पीएसयू स्टॉक्स में आते हुए नजर आ रहे हैं, तो एनबीसीसी भी वन ऑफ द कैंडिडेट हो सकता है। तो 175 के आसपास है, तो एक बार का जो भी 5-6 रुपए प्रॉफिट बन रहा है, एक बार का बुक करके निकल जाए। मुझे लग रहा है और दूसरी अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है डिफेंस में। मैंने पिछले बार भी कहा था, बीईएल, एचएएल ऐसे स्टॉक्स काफी आपको नीचे के लेवल पे मिल रहे हैं, तो बेटर है, मुझे लग रहा है एनबीसीसी में निकल जाए। 5-6 रुपए जो भी मिल रहा है, एक बार का प्रॉफिट बुक करके इस स्टॉक से एग्जिट लेंगे। एक बार के लिए निकल जाइए सर, जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इरिडा पर भी इनका सवाल था सर, ये इन्होंने इरिडा के 238 रुपये के भाव पर जो है, शायद नहीं 270 रुपये के भाव पर इरिडा के शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं और अब ये जानना चाह रहे हैं कि इरिडा में क्या करना चाहिए। तो करीब करीब इनको ठीक ठाक नुकसान हो रहा है 45 रुपये पर शेयर का। क्या करना चाहिए? आज 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही, पिछले एक महीने में 10% करेक्ट हुआ है। काफ़ी सारी खबरें रही हैं यहाँ पर हाल फिलहाल के अंदर। 4,500 करोड़ रुपए के QIP को लेकर के भी जो है मंजूरी पिछले एक हफ्ते पहले जो है करीब मिली है इसको। उसके बाद एक रैली रही थी, लेकिन फिर भी इनकी खरीद से दूर है। आपकी सलाह क्या रहेगी? विपुल जी, अगेन एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। 220 रुपए का स्टॉप लॉस लगे। अगेन ये भी एक रेगुलेटरी सेगमेंट में इसकी आने की बात हो रही है, इसी वजह से स्टॉक में आपको 2 दिन से गिरावट देखने को मिल रही है। जाके अगर आप ओवरऑल पीएसयू की बात करें, लास्ट 2-3 दिन में अच्छा मोमेंटम आया है, चाहे वो ऑयल एंड गैस पीएसयूज रहे, पावर पीएसयूज रहे, सभी में मोमेंटम है। पर इरेडा जैसे स्टॉक में मोमेंटम नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ रेगुलेशंस एक्सचेंज की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। तो 220 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 220 इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि वीकली सपोर्ट है, काफी वीक्स के लोज 220 के आसपास है, तो 220 का फाइनल स्टॉप लॉस लगा के रखें। 220 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है किसी भी दिन, तो अपनी पोजीशन से निकल जाए। मुझे लग रहा है 220 इजीली ब्रीच नहीं करेगा, अगर करता है तो वीकनेस बढ़ सकती है, इसलिए 220 का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को होल्ड करके चलो। 220 का स्टॉप लॉस लगाएं, स्टॉक को होल्ड करें, ये फिलहाल के लिए राय निकल करके आ रही है। इन सबके बीच में हमारे साथ बिहार से अगले दर्शक जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र जी को नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, आपसे कांटेक्ट करके मेरे को बहुत खुशी है सर। अरे मुझे भी बहुत खुशी है सर, आपसे बातचीत हो गई और क्या चाहिए जीवन में। क्या करते हैं सर आप देवेंद्र जी? सर मैं अपना वर्क करता हूँ मैकेनिकल लाइन में, और मैं शेयर खरीद के रखा हूँ। मेरे को उतना नॉलेज नहीं था सर। जी जी, कहाँ से मिला इतना नॉलेज आपको? सर मॉर्निंग 9 देखता हूँ सर। अरे सर थैंक यू सर, थैंक यू। और कैसे लग रहा है मॉर्निंग 9 के प्रोग्राम आपको? बिहार में किस जगह से बोल रहे हैं? सिवान जिला से सर। सिवान जिला से, चलिए बहुत अच्छी बात है। और आपके जितने इष्ट मित्र हैं उन सभी को हमारी तरफ से, मॉर्निंग 9 के परिवार की तरफ से ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर मेरे पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर है 543। 543 शेयर आपने लिया हुआ है, किस भाव पर? 171 पे सर। ये लिस्टिंग के बाद लिया आपने? हाँ सर, लिस्टिंग के बाद लिया था, थोड़ा क्वांटिटी लिया था, मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था तो मैं फिर से ले लिया। अरे और एवरेज मेरा 171 हो गया सर। लालच बुरी बना है शेयर बाजार के अंदर। खैर कोई बात नहीं, 171 पे आपने लिया हुआ है, 159 160 का भाव है, 10-11 रुपये आपकी खरीद से नीचे है। सर क्या सलाह रहेगी? बजाज हाउसिंग फाइनेंस शानदार लिस्टिंग, और उसके बाद भी हमने देखा कि अच्छी मजबूती रही। इन्होंने एक बार लिया तो अच्छा मुनाफा हो रहा था, इनको लगा कि और मुनाफा बढ़ जाएगा और ज़्यादा शेयर ले लिए, लेकिन अभी 10-11 रुपये के नुकसान पर हैं। ये सेक्टर कैसा लग रहा है सर आपको, और ख़ास तौर से बजाज हाउसिंग फाइनेंस इतनी ऊपर आने के बाद क्या अभी भी यहाँ पर अपसाइड और ज़्यादा देखने को मिल सकता है? विपुल जी, लिस्टिंग के बाद जो मोमेंटम आया है, थोड़ा वैल्यूएशंस तो पीक लेवल पे आ चुके हैं, नो डाउट। मार्केट सेंसस से भी थोड़ा ऊपर ही स्टॉक चल रहा है, पर एक बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट ओवरऑल हाउसिंग फाइनेंस और एनबीएफसी के लिए वो है रेट कट की एक्सपेक्टेशन। अगर आने वाले दिन में आरबीआई का रेट कट होता है, क्योंकि मोस्टली चांसेस है कि आने वाले दिनों में रेट कट का साइकिल अब इंडिया में भी शुरू होना चाहिए, तो सभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अच्छा कर सकती है। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस वैसे भी एक वन ऑफ द टॉप कंपनी है जो कि रिसेंटली लिस्ट हुई है, तो मुझे लग रहा है 171 जो प्राइस है इनका आ जाना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करके चले। थोड़ा टाइम इनको देना पड़ेगा, मुझे लग रहा है 180 तक भी स्टॉक जा सकता है, तो थोड़ा टाइम देंगे तो डेफिनेटली 171 के लेवल्स आ जाएंगे। पर मेरे को लग रहा है थोड़ा स्लो मूविंग रहेगा कुछ दिन के लिए, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा मूव आ चुका है लिस्टिंग के बाद, थोड़ा ठंडा भी हो चुका है, तो होल्ड करके चले, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है इनके बाई प्राइस के ऊपर स्टॉक निकलता हुआ नजर आएगा। होल्ड करके चलिए सर देवेंद्र जी, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए इस बीच विनोद डोलिया जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं कि अरुण मंत्री सर जी के कहने पर मैंने रोसेल इंडिया लिया हुआ था, 608 पर ले रखा है,
होल्ड करूं या सेल करूं, कोई न्यूज़ है क्या इसमें? रोजेल इंडिया के शेयर क्या रिकमेंड किए थे सर आपने? 608 पर इन्होंने लिए हुए हैं और अभी का भाव जो देखने को मिल रहा है 154 के आसपास चल रहा है। आज 5% का जो है लोअर सर्किट लगा हुआ है। सर कोई यहाँ पर कोई स्प्लिट वगैरह हुआ है क्या? क्योंकि इनकी खरीद से तो या तो काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी इस पर? विपुल जी, मैंने रोसेल इंडिया कभी रिकमेंड नहीं किया है। आई डोंट नो कहाँ पे इन्होंने सुना था रोसेल इंडिया के बारे में, क्योंकि स्टॉक हमारे लिस्ट में भी नहीं है, करना कभी इसको ट्रैक किया है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत दूसरी हो गई है जी। ये हो सकता है सर कि आजकल एक नई रणनीति चली है कि जब प्रश्न जो है कई बार शामिल नहीं हो पाते हैं तो एक्सपर्ट के ऊपर कि इनके कहने पर ही लिया था, इनसे ही जवाब दिलवा दीजिए। तो अभी तो फिलहाल काफ़ी नुकसान में, मुझे नहीं पता इन्होंने कब लिए। 600 के ऊपर की खरीद बता रहे हैं ये। वैसे कोई टिप्पणी आपकी तरफ से इस पर? विपुल जी, एग्जैक्टली मैं ट्रैक नहीं करता हूँ स्टॉक को, पर कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट एक्शन जरूर नजर आ रहा है। 550 से स्टॉक 154 के आसपास चल रहा है। आई डोंट नो क्या रीजन है, पर कोई ना कोई बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन जरूर है। कोई इतनी बड़ी गिरावट मुझे नहीं लग रहा स्टॉक में आनी चाहिए। कॉर्पोरेट एक्शन एक बार चेक करेंगे तो पता चल जाएगा, पर मेरा चार्ट भी एडजस्टेड नहीं है, क्योंकि 100% कोई ना कोई कॉर्पोरेट एक्शन है। उसके बिना मुझे नहीं लग रहा इतनी बड़ी गिरावट स्टॉक प्राइस में आनी चाहिए। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं और देखते हैं कि आखिर में यहाँ पर क्या कुछ प्रश्न नए आ रहे हैं। SJVN को लेकर के अगला सवाल है और ये सवाल मोहिब शेख ने पूछा है। इनके पास 149 के भाव पर इन्होंने शेयर ले रखे हैं SJVN के। SJVN पे अगर हम नज़र डालें तो अभी जो है जो भाव देखने को मिल रहे हैं वो देखने को मिल रहा है ½ % ऊपर 129 के आसपास ये शेयर चल रहा है। क्या सलाह रहेगी सर SJVN को लेकर के? 149 पे लिए हुए हैं, 129 का भाव, 20 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। खबरों में लगातार रहा है शेयर ये, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सुस्ती ही देखने को मिल रही है। विपुल जी, मल्टी वीक सपोर्ट के आसपास है, यहाँ से हो सकता है स्टॉक पलटता हुआ नजर आए, क्योंकि एक चीज जो कोरिलेशन नजर आ रही है, पावर स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है। लास्ट 2 या 3 दिन की बात करें, चाहे वो टाटा पावर जैसा स्टॉक रहे जो ऑल टाइम हाई आज लगा चुका है ऑलमोस्ट। सेकेंडली जो एनटीपीसी पावर ग्रिड में जो मोमेंटम है वो भी नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है थर्ड लेग ऑफ रैली SJVN NHPC स्टॉक में आ सकती है। खरीदारी की सलाह नहीं है, पर जिन किसी को होल्ड करें, एक मोमेंटम मुझे लग रहा है इन स्टॉक्स में भी देखने को मिलेगा। SJVN की जहां तक बात है, 124 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। 124 वीकली सपोर्ट है, उसके नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है। तो 124 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। मुझे लग रहा है यहाँ से एक मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिल सकता है। 135 से 142, ये 2 लेवल्स मुझे लग रहा है ऊपर में देखने को मिल सकता है। तो होल्ड करें, 124 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। चलिए, तो जो स्टॉप लॉस बताए गए उसको ध्यान रखिए आप। इस बीच दीप्ति भारद्वाज जी कह रही हैं अरुण सर ने ये स्टॉक कभी दिया ही नहीं है। तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं है सर, बहुत सारे आपके जो फैंस हैं, जो प्रशंसक हैं, वो खुद ही बता दे रहे हैं कौन से शेयर आपने नहीं रिकमेंड किए हैं। स्वप्ना रेड्डी जी का प्रश्न आ रहा है, कह रही हैं गुड आफ्टरनून विपुल जी, अरुण जी। वेरी गुड आफ्टरनून। स्वप्ना जी कह रही हैं कि मैंने IOC के 500 शेयर 180 के भाव पर ले रखे हैं, अभी ये एवरेजिंग करना चाह रही हैं। कह रही हैं किन भाव पर मुझे एवरेजिंग करनी चाहिए? अभी अगर IOC की बात करें तो 170 के आसपास ये शेयर फिलहाल के लिए ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकी खरीद 180 पे की है। क्या होल्ड करना चाहिए या एवरेजिंग की जो इन्होंने सलाह आपसे मांगी है उसको फिलहाल के लिए एवरेज करने की कोशिश करनी चाहिए सर? विपुल जी, एवरेज करने की सलाह नहीं है। चाहे इनका प्राइस अभी भी नीचे चल रहा है तो थोड़ा वेट करें। क्रूड का मोमेंटम काफी साइडवेज है। सेकेंडली, प्राइस कट की बातें भी ऑलरेडी चल रही है। अगर प्राइस कट होता है तो अगेन इन कंपनीज के लिए नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर ओवरऑल प्राइसेस घटते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत इनके मार्जिन पे असर होता हुआ नजर आए, जो कि मार्केट अभी घटेंगे नहीं, क्योंकि अभी इलेक्शंस का माहौल चल रहा है। पर ओवरऑल साइडवेज है, स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं है, इसलिए एवरेजिंग की भी सलाह नहीं है। जो है उसको होल्ड करें। 170 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है 180 के पार भी जरूर ये स्टॉक थोड़े कुछ ही दिनों में निकल सकता है। तो एवरेजिंग की सलाह नहीं है, जो भी आपके पास स्टॉक्स है उसको होल्ड करके चलें। चलिए, इस बीच बहुत सारे दर्शक आज की लिस्टिंग पर सवाल पूछ रहे हैं, अरकड़े पे क्या करना चाहिए, NRC पे क्या करना चाहिए। आप सभी को कह रहे हैं कि आप सभी के लिए सलाह ये, थोड़ा सा धीरज रखिए। अभी वहाँ के IPO सेगमेंट में जो है आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो विस्तार पूर्वक देंगे। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। हमारे पास इस समय रजनीश तिवारी जी मौजूद हैं। रजनीश जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार विपुल सर, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं। रजनीश जी कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं?
मैं यूपी अयोध्या से बोल रहा हूँ सर। ओहो, भगवान श्री राम की जन्मभूमि से आप बोल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है मेरी सर आपसे आपका। दोबारा बात हो रही है सर। अक्सर तो हम सुपर चैट भेज करके सवाल दे दिया करते हैं और उत्तर बिल्कुल मिल बिल्कुल जाया सर, करता है बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल आपके प्रश्नों को शामिल किया जाता है, आपके सुपर चैट भी प्राप्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में नियमित बने रहने के लिए। बताइए सर, आज क्या प्रश्न पूछ। इसमें डॉक्टर रवि सर से हमने बीएससी पर अभी पिछले वीक में सवाल किया था जो है जी। बीएससी पर, उसमें हमें 70,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। उस 70,000 रुपए को हम निवेश एंजल वन में 2250 रुपए के भाव में लिया है। अच्छा, तो एंजल वन जी 2250। जी जी और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? सर, लास्ट ये दिवाली तक हम होल्ड कर सकते हैं। एक कोई टाइट स्टॉप लॉस दिला दीजिए अरुण सर से, जी ठीक है, ये जिससे अच्छी हम लॉस ज्यादा ना सह सकें। बिल्कुल और एक बिल्कुल। टारगेट हो जाए कि इस टारगेट तक हम निकल जाएं। ये बड़ी अच्छी आपकी स्ट्रेटजी है कि आप स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं कि भैया 1 महीने का नज़रिया है, दिवाली के पहले निकल जाएंगे और एक स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होने चाहिए। 2596 का भाव अभी है, 2250 के भाव पे आपने लिए हुए हैं। 300 सवा 300 साढ़े 300 के आसपास का इनको पर शेयर मुनाफा हो रहा है। लॉस में नहीं जाना चाह रहे हैं सर, तो कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस क्या इन्हें आप सजेस्ट करेंगे ताकि इनका मुनाफा सुरक्षित रहे? और यहाँ से क्या टारगेट आपको दिखाई दे रहे हैं? शेयर पे अगर हम नए डालें तो जो है पिछले अगर हम देखें 5-6 महीने में थोड़ी सुस्ती ज़रूर दिखाई है। 4-4.5% का निगेटिव रिटर्न यहाँ पर रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी एंजल वन को लेकर के? विपुल जी, पहले तो काफी अच्छा लगा, इन्होंने एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई है। नो डाउट जो भी प्रॉफिट इनको आया है वापस एक अच्छे स्टॉक में रिकमेंड किया है। और एक चीज मैं बता दूं, एंजल वन हमने लॉन्ग टर्म में रिकमेंड करके रखा है। ऑलमोस्ट 2400 के लेवल के आसपास ही रिकमेंड किया है, क्योंकि स्टॉक में एक बड़े करेक्शन के बाद जब सेबी का रेगुलेशन आया था, कंसल्टेशन पेपर आया था F&O ट्रेडिंग के वक्त, जब से स्टॉक में मोमेंटम है। अभी थोड़ा साइडवेज है, नो डाउट इन्होंने 2250 के आसपास खरीदा है, तो 2400 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। मुझे लग रहा है ये स्टॉक 3000 की तरफ जाने के लिए तैयार है, तो थोड़ा टाइम दे, 1 से 2 महीने का टाइम मिनिमम लेके चले। मुझे लग रहा है 2900 से 3000 तक के लेवल्स आपको एंजल वन में देखने को मिल सकते हैं। तो अच्छी स्ट्रेटेजी इन्होंने की है और नीचे में भी अच्छे लेवल पे बाय किया है। 2400 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, प्रॉफिट लॉक करना काफी जरूरी है। ऊपर में 2900 से 3000, ये 2 टारगेट मुझे लग रहा है 1 से 2 महीने के अंदर स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो काफी अच्छा स्टॉक खरीदा है और अच्छे लेवल के आसपास खरीदा है, तो यहाँ से 200-300 रुपए और आपको स्टॉक में करंट लेवल से देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा यहाँ पर तिवारी जी। और इस बीच अगला प्रश्न जो हमें भेजा गया है, वो प्रश्न भेजा गया है हरिओम आर्यन जी की तरफ से। कह रहे हैं लगता है कि हमें भी पैसे ही भेजना पड़ेगा, फिर हमारा सवाल लेंगे आप। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है सर, कैसी बात कर दी आपने। कह रहे हैं मैं 5 हफ्ते से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अभी रोजारी बायोटेक के ऊपर इनका प्रश्न है कि यहाँ पर क्या व्यू निकल करके आ रहा है। चलिए, तो पहले इनके प्रश्न का उत्तर लेते हैं। लेकिन हरिओम जी देखिए, प्रश्न लिया जाए ना लिया जाए एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन ये कहीं से अभी तक कंपल्शन नहीं है कि आपको अगर प्रश्न पैसे भेजेंगे तो आपका जो है वो सवाल लिया जाएगा। 943 पे अभी चल रहा है। मुझे आपकी खरीद का भाव नहीं पता है कि आपने किस लेवल पे ले रखे हैं या फिर आप लेना चाह रहे हैं। लेकिन सर, रोजारी बायोटेक अभी 0.5-पौना% के आसपास की आज मजबूती देखने को मिल रही है। इस शेयर पर नजर डालें तो पिछले 6 महीने में करीब 39% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। क्या भविष्य दिखाई दे रहा है इनके लिए आपको? विपुल जी, 942 के आसपास चल रहा है। स्टॉक टेक्निकली अच्छा है, थोड़ा वॉल्यूम्स काफी कम है, तो वो एक चीज का जरूर ध्यान रखें। स्टॉक मजबूत है टेक्निकली और 980 से 1000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि चार्ट में अगर जो मेरे इंडिकेटर्स बता रहे हैं तो 1000 तक के लेवल जरूर स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक को होल्ड करें, 910 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। एग्जैक्टली इनका बाई प्राइस मेरे ख्याल से इन्होंने बताया नहीं है, पर 910 का एक सपोर्ट है, उसी का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 1000 तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, नेहा आर्या जी का सवाल है। गुड आफ्टरनून विपुल सर और नरुण सर। नेहा जी, आपको भी वेरी गुड आफ्टरनून। कह रहे हैं आपका प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है हम सभी के लिए। शुक्रिया नेहा जी इतनी अच्छी टिप्पणियों के लिए। पीएफसी के ऊपर इनका प्रश्न है। 50 शेयर ले रखे हैं और 494 की भाव पे इन्होंने ये ख़रीदा हुआ है पीएफसी का शेयर। इरडा पे हमने बात कर ली, SJVN पे बात कर ली, तो ज़रा थोड़ा सा पावर पे और बात कर लेते हैं। पीएफसी पे सर 490 ये मौजूदा भाव देखने को मिल रहा है और इनकी खरीद का जो भाव इन्होंने बताया है वो 494 है। 3-4 रुपये के नुकसान पे है। शॉर्ट टर्म व्यू है, ये भी स्पष्ट है। तो अभी क्या सलाह रहेगी? और जो लोग मध्यम से लंबी अवधि के लिए यहाँ पर निवेशित हैं उनके लिए भी राय बता दीजिए। और ओवरऑल पावर में क्या व्यू निकल के आ रहा है, क्योंकि
PSU पावर में, क्योंकि उसमें NHPC एक ऐसा शेयर है जो कि लंबे समय से लोगों को थका रहा है। विपुल जी, REC PFC अच्छे सपोर्ट के आसपास है कि अगर किसी को भी लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना है, मिनिमम 9 से 12 महीने के लिए भी बाई करना है, तो ये अच्छे लेवल्स के आसपास है, यहाँ पे बाई करके चल सकते हैं। 490 के आसपास है, एग्जैक्टली इनका बाई प्राइस सुन नहीं पाया, पर शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है स्टॉक का 494 की इनकी बाई है, कुछ 490 के आसपास चल रहा है, तो शॉर्ट टर्म में भी मुझे लग रहा है 510 520 तक के लेवल्स आपको इजीली स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यूजुअली ऐसी होता है, पहले पावर स्टॉक्स में मोमेंटम आता है, देन पावर फाइनेंसिंग में आएगा, फिर PSU पावर स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में 520 तक तो जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म में भी किसी को एक्यूमुलेट करना है तो अच्छे लेवल्स के आसपास है। इसके जो वीकली सपोर्ट्स है वो 480 490 के आसपास है, उसी के आसपास स्टॉक चल भी रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनकी बाइंग प्राइस 494 की है। 520 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड करें शॉर्ट टर्म में। अगर कोई मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहता है तो मुझे लग रहा है 550 560 तक के भी लेवल्स करंट लेवल से देखने को मिल सकते हैं, तो अच्छे लेवल्स के आसपास है, यहाँ से मुझे लग रहा है अपसाइड मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये राय फिलहाल PFC के लिए निकल करके आ रही है। सर, NHPC बहुत परेशान कर रहा है, NHPC पे क्या करना चाहिए? 90 से 100 के बीच में, 92 से 100 के बीच में ऐसा फंसा हुआ है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि एक बार के लिए निकल जाएं क्या। विपुल जी, आपने सही कहा, NHPC काफी लोग इसमें ट्रेडर फ्रेंडली रहे, पर स्टॉक में लास्ट 5 या 6 हफ्तों का मोमेंट देखे तो 102 से कंटिन्यूस 93 94 के आसपास आ चुका है, कोई मोमेंटम नहीं है। अगेन एक ही चीज बचा सकती है, जो पावर स्टॉक में करंटली जो मोमेंट है, अगर उस वजह से कोई मोमेंटम आता है तो हो सकता है 97 98 मैक्स वहां तक जा सकता है। वहां पे जाता तो एक बार का पोजीशंस को हल्का कर ले, पर मुझे नहीं लग रहा अभी कोई मोमेंटम आएगा। कोई वॉल्यूम का भी एक्शन नहीं है, प्राइस का भी एक्शन नहीं है, और सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे है। तो विपुल जी, मुझे लग रहा है इमीडिएट टारगेट अगर देखें तो 98 के आसपास है, और स्टॉप लॉस 90 रुपीज। वैसे तो स्टॉप लॉस इसका ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है, पर अगर किसी ने अभी भी ले रखा है तो 90 का एक फाइनल स्टॉप लॉस स्टॉक में निकल के आ रहा है। ठीक सर, इस बीच हमारे एक दर्शक ने प्रश्न भेजा हुआ है मोरपन लैब के ऊपर, और मोरपन लैब में कल कुछ एक खबरें थी, काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा था। सैयद हैदर साहब हैं और कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, मोरपन लैब्स पर क्या व्यू है? क्या इसमें अभी भी न्यू एंट्री कर सकते हैं क्या? 7 से 8 महीने का व्यू है, कितने टारगेट तक का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? कल क्वेश्चन पूछा था और आज 5% ऊपर है। बिल्कुल सही बात है सर, कल भी एक्शन देखने को मिल रहा था, आज भी एक्शन में है मोरपन लैब, और आज 4.25% ऊपर अभी देखने को मिल रहा है। ऊपरी स्तरों से फिसला है, 88 89 90 के आसपास चल रहा है सर। क्या करना चाहिए? मोरपन लैब फार्मा के अंदर बहुत सारी खबरें रहीं और काफ़ी सारे शेयरों में काफ़ी अच्छा मूव दिया है, और इस शेयर में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया है। अभी क्या करें? क्या एक बार के लिए फ्रेश एंट्री के लिए जगह दिखाई दे रही है आपको? 100 101 के आसपास से नीचे आया, फिर से उस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विपुल जी, मुझे लग रहा है एक बार वापस ये स्टॉक 95 97 तक के जाने के लिए तैयार है, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक पलटा है। एग्जैक्टली न्यूज मैंने कल ट्रैक नहीं किया, अगर पॉजिटिव न्यूज डेफिनेटली रही होगी, और मुझे लग रहा है स्टॉक यहाँ से 95 96 तक के लेवल्स के लिए जा सकता है। एक ही चीज का ध्यान रखें, स्टॉक काफी वोलेटाइल रहता है, नो डाउट ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर लेना है तो 86 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करें। 95 से 98 तक के टारगेट रहेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना है तो स्टॉप लॉस जरूर लगाए 86 के आसपास, और 95 से 98 तक के ऊपर में टारगेट रहेंगे। चलिए, शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है तो एक स्टॉप लॉस अवश्य लगाएं। इस बीच 1000 से ज़्यादा दर्शक सिर्फ हमारे यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक, हमारे ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को समर्थन देने के लिए जितना संभव हो। और आप लोगों से यही निवेदन है कि अपने जो व्हाट्सएप स्टेटस है उस पर इस लिंक को लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ, परिवार के मित्रों के साथ, उन सब के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस कार्यक्रम का लाभ ले सकें। और इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न ले लेते हैं। अगले दर्शक जो हैं राकेश रे जी हैं, कह रहे हैं कि साहब गुड मॉर्निंग दोनों बड़े हस्तियों को। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार सर। राकेश जी कह रहे हैं कि प्लीज़ जो है IRFC के बारे में बताइए। 200 शेयर हैं, 35 रुपये के इन्होंने लिए हुए हैं IRFC, तो काफ़ी लंबे समय से सर ये होल्ड कर रहे हैं IRFC को लेकर के, और अब जानना चाह रहे हैं कि IRFC में क्या करना चाहिए। 158 रुपये का भाव, 35 रुपये की इनकी खरीद है, निश्चित रूप से काफ़ी अच्छे मुनाफे में हैं। अभी जानना चाह रहे हैं कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सर 5 गुना हो गए हैं पैसे, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए इन्हें, या अभी होल्ड करके रखें? देखिए विपुल जी, ज्यादा कुछ खोने के लिए इनके पास नहीं है। 35 रुपए का भाव है।
और 158 के आसपास है। नो डाउट इन्होंने काफी 220 तक के भी लेवल जरूर देखे हैं, क्योंकि रिसेंट हाइज 220 225 के आसपास रहे, तो वहां से स्टॉक जरूर 158 159 हुआ। अभी भी इनके अगर आप गेंस देखें तो 4 से 5 गुना ऑलरेडी गेंस इनके बने हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है विपुल जी। यहाँ से भी मुझे लग रहा है अगर मोमेंटम आता है तो वापस स्टॉक में एक अपट्रेंड जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी दिनों से स्टॉक में करेक्शन है और यहाँ से ऊपर जाने के चांस काफी ज्यादा है, क्योंकि जब भी रेलवेज में मोमेंटम आता है, 1 या 2 दिन जब मोमेंटम बनता है तो काफी बड़ा मोमेंटम बनता है। तो वैसे भी इनके लिए स्टॉप लॉस देने के लिए भी कोई वजह नहीं है, क्योंकि 35 रुपए का भाव है, भाव के आसपास इन्होंने खरीदा, वो 160 के आसपास चल रहा है। इमीडिएट टारगेट जो विपुल जी मुझे नजर आ रहा है, अगर मोमेंटम आता है तो 180 तक स्टॉक में वापस रिवर्सल ऊपर का तरफ देखने को मिल सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनको थोड़ा बहुत भी अगर लगता है कि स्टॉक में और गिरावट आ सकती है, तो अपना कॉस्ट का जो पैसा है वो निकाल सकते हैं। तो 35 रुपए के आसपास की इनकी जो कॉस्ट के जो जितने शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं वो निकाल सकते हैं, पर बाकी मुझे लग रहा है स्टॉक में अभी भी एक मोमेंटम बन सकता है आने वाले दिनों में, और इमीडिएट तौर पर 180 190 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 180 190 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये फिलहाल IRFC पे राय निकल करके आ रही है। मोहम्मद अशरफुल साहब ने मनी 9 को भेजे हैं 100 रुपये और कह रहे हैं कि अदानी पावर में फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं ये 6 महीने के नज़रिए के हिसाब से, और जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी ये फ्रेश एंट्री के लिए ये जगह सही है। 674 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो इस शेयर में करीब 1 महीने के अंदर करीब 1-2% के आसपास की रैली देखने को मिली है। अदानी पावर, निजी क्षेत्र में पावर कंपनियों को लेकर के आपका व्यू क्या है, और अदानी पावर, सुजलॉन जैसी कंपनियां आपको क्या लगता है पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए? हालांकि रिलायंस पावर पे बात तो हम करेंगे बजिंग स्टॉक्स में। विपुल जी, अडानी पावर डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। काफी दिनों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। एक ही चीज का ध्यान रखें, बांग्लादेश की तरफ से भी काफी न्यूज फ्लोज ऑलरेडी चल रहे हैं, और ये ग्रुप में भी काफी न्यूज फ्लो चलते रहते हैं, तो वो एक चीज का जरूर ध्यान रखें। 674 के आसपास है, 652 का स्टॉप लॉस बैठेगा, जो कि थोड़ा दूर है, पर स्टॉप लॉस 652 का बैठेगा। ऊपर में 730 से 740 तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए बाय करें। 652 के स्टॉप लॉस से आप बाय करके चल सकते हैं। 730 740 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा, अभी थोड़ा सुधरा है, और यहाँ से मुझे लग रहा है 30 से 40 रुपए का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये राय जो है अदानी पावर पर निकल के आ रही है, और बिल्कुल जो है बांग्लादेश वाले मामले पर आज यहाँ पर अपडेट भी रही है, और कहा यह गया कि अगर बांग्लादेश का विवाद जल्दी नहीं सुलझता है तो जो एक्सपोर्ट ये बांग्लादेश को कर रहे हैं उसे फिर घरेलू कंपनियों को, घरेलू भारत के बाज़ार में ही उसे बेचने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि ये गोड्डा थर्मल पावर प्लांट झारखंड का जो है, उससे जो है ये बांग्लादेश को जो है बिजली सप्लाई करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है काफ़ी सारी समस्याएं आ रही हैं, इसकी वजह से इस पर विचार किया जा रहा है। तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई। सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगले दर्शक सचिन जी को, संदीप माफ़ कीजिएगा, संदीप जी को नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार संदीप जी, कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? जोधपुर राजस्थान से बोल रहे हैं, और अमिताभ बच्चन जी को नमस्कार। अरे सर, ये तो मतलब आप कैसी बात कर रहे हैं। चलिए, मतलब मनी 9 को फॉलो कर रहे हैं, और वैसे से इक्विटी मार्केट में पदार्पण किया है सर। अरे सर, बहुत अच्छी बात है सर। कैसा अनुभव रहा पदार्पण करने का? सर बहुत बढ़िया सर। दोपहर में कई बार बिजी होते हैं, नहीं देख पाते हैं, तो शाम को रिपीट टेलीकास्ट देखते हैं सर। चलिए सर, थैंक यू कि आप रिपीट टेलीकास्ट देखते हैं। बहुत लोग तो शिकायत करते हैं कि आप बेवकूफ़ बनाते हैं। आपने दोपहर के शो को आप कह रहे हैं कि 11 मिनट पहले, वो उसकी वजह यही है कि फ्रेश अपलोडिंग से जो लोग नए लोग हैं उनको थोड़ा सा एक राहत मिल जाती है, और उनको एक रफ आइडिया मिल जाता है, और भले ही शेयर का भाव ऊपर नीचे हो, लेकिन एक राय तो मिल ही जाती है कि अगर आपके पास वो शेयर है तो क्या करना चाहिए, क्या निर्णय होना चाहिए। आपका प्रश्न क्या है सर? सर मैंने VPRPL के शेयर ले रखे हैं, 100 शेयर एट द ₹250। अच्छा, समय सीमा की कोई प्रॉब्लम सर? आगे में थोड़ा व्यू चाहिए था सर का। अच्छा, तो क्या सोच के लिया था, कितने समय, मतलब किसी खास कारण की वजह से लिया है? अच्छी कंपनी के हिसाब से देख के थोड़ा। अच्छा, चलिए ठीक है। विष्णु प्रकाश के ऊपर जरा देखते हैं क्या स्थिति अभी देखने को मिल रही है। 50 शेयर आपके पास हैं 250 के भाव पर, और अभी आपने देखें तो 229-30 के आसपास चल रहा है। 20 रुपये के नुकसान पे है पर शेयर। नजरिया क्या बताया सर आपने? सर लॉन्ग टाइम के लिए कोई टाइम की कोई लिमिट नहीं है, लॉन्ग टर्म चल। जी। इस शेयर में भी काफ़ी अच्छी रैली आई, और उसके बाद से जब नीचे आने लगा वहाँ पर आपने थोड़ी सी एंट्री ली हुई है। सर, रिकवरी कब तक आएगी विष्णु प्रकाश के अंदर? क्या इनका निर्णय सही है? रुक सकते हैं अभी लंबे समय के लिए?
विपुल जी, स्टॉक डेफिनेटली अच्छा है, फंडामेंटली भी अच्छा है, वाटर ट्रीटमेंट वगैरह के बिजनेस में भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी है, तो मुझे लग रहा है काफी अच्छा है। टेक्निकली भी थोड़ा साइडवेज है, पर मुझे लग रहा है टेक्निकली आने वाले दिनों में इसका चार्ट सुधर सकता है। एक चीज का ध्यान रखें, अगर इनके पास कैपिटल है और लगा सकते हैं तो 220-22 के आसपास आता है, जो कि 100 है, मूविंग एवरेज है, वहां पे आता है तो और ऐड करें ताकि इनका एवरेजिंग प्राइस नीचे आ जाए। तो 220-222 के आसपास आता है तो एवरेजिंग की सलाह है। नीचे में स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 208 के आसपास लगाना है। 208 एक बड़ा सपोर्ट है, 210 एक बड़ा सपोर्ट है, ₹2 उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाए। पर मुझे लग रहा है यहाँ 220-222 से स्टॉक पलट के वापस एक बड़ा मूव दिखा सकता है। तो चूंकि इनकी बाइंग काफी ऊपर की है तो 220-22 आता है तो ऐड करें। मुझे लग रहा है वापस ये स्टॉक 265-270 तक की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो आने वाले कुछ दिनों में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पर अगर कैपिटल लगा सकते हैं तो 220-222 के आसपास जरूर एवरेज करके चल सकते हैं। नीचे आता है 220-222 के आसपास एवरेज करके ज़रूर चल सकते हैं, ये आपके लिए राय निकल करके आती हुई। ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर अगला प्रश्न जो है हमें भेजा गया है और ये पूछने वाले हैं हमारे दर्शक सुनील बिष्ट जी। कह रहे हैं नमस्ते विपुल जी और अरुण जी, मैं मुंबई से हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। कह रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक ये स्टॉक पे कौन सा प्राइस में बाय करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ये जो एक क्षेत्र है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के बहुत लोग काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी लिस्टिंग अच्छी रही, उसके बाद भी लोगों ने शेयर प्राइस को काफ़ी बढ़ाया, लेकिन अब थोड़ी सी सुस्ती आ रही है, काफ़ी लोग थोड़े से ऊपर के ऊपर फंस गए, लेकिन ये फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक पे आपकी राय क्या रहेगी सर? विपुल जी, अगेन ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो काफी ट्रेडर फ्रेंडली या फिर इन्वेस्टर फ्रेंडली दोनों ही तरफ से रहा है और लिस्टिंग के बाद भी एक बड़े गेन्स दिखाता हुआ नजर आ रहा है। पर जो भी चार्ट मेरे पास अवेलेबल है, क्योंकि फंडामेंटली तो कोई ट्रैकिंग नहीं है, पर जो भी चार्ट अवेलेबल है 102-103 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है स्टॉक में। क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड है, कोई बड़ा डेटा अवेलेबल नहीं है, पर 102-103 आता है तो वहां पे एक बार्गेन आप कर सकते हैं। 102-103 के पास बाई करके चले, वहां से लग रहा है एक वापस एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो एक आप कह सकते हैं अभी तक जितने चार्ट बने हैं उसका 100 डे मूविंग एवरेज 102-103 के आसपास है और वहीं से यूजुअली स्टॉक्स पलटते हुए नजर आते हैं। तो अगर इनको बाई करना है तो 103 के आसपास करें। मुझे लग रहा है वहां से रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। ऊपर में 112-115 तक के इमीडिएट टारगेट बन सकते हैं। तो अच्छे गेन्स अगर बनाने हैं तो डिप में बाई करें 102-103 के आसपास। स्टॉप लॉस जो लगाना है वो एक गैप बना हुआ है 99 के आसपास, तो 99 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करें। 103 के आसपास आता है तो ऐड करें। 112 से 115 के इमीडिएट टारगेट करें। 112 से 115 के इमीडिएट टारगेट निकल करके आ रहे हैं। इस बीच जो है अगले दर्शक हमारे साथ प्रदीप जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर, नमस्कार। कैसे हैं प्रदीप जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर से बात कर रहा हूँ। सर मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि आपके मार्गदर्शन में मैं बहुत ही अच्छा कर पा रहा हूँ अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करके। धन्यवाद सर कि आप कार्यक्रम में के नियमित दर्शक बने हुए हैं लगातार। बहुत बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा अभी प्रश्न ये है कि मैंने वॉरेन रिन्यूएबल के शेयर लिए हुए हैं 40 1810 के रेट पे। तो अभी ये बीच में डाउन भी गया था, बट फिर से जो मेरा रेट था उसी पे आ चुका है। तो अभी मैं इसमें क्या करूं सर, आगे क्या रहे? चलिए ठीक है। आज तो 5% का अपर सर्किट है, 1810 पे ले रखे हैं। 1990 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज ना? जी वॉरेन रिन्यूएबल। और वैसे आप कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर होल्ड मेरा पोर्टफोलियो मेरा तो लॉन्ग पर्सपेक्टिव ही है, जो भी मैंने अपने होल्डिंग बनाई हुई है सभी में। चलिए ठीक है, लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं। और बहुत सवाल आ रहे हैं सर आजकल वारी रिन्यूएबल पे जो है, और जहाँ कहीं भी हम देख रहे हैं कि रिन्यूएबल शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, काफ़ी सारे लोगों का रुझान जो है वो वहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर पिछले एक महीने में 42% चल गया शेयर, ये अभी प्रॉफिट में है। क्या कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे ताकि अपना मुनाफा ये सुरक्षित रख सकें, या फिर अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो भूल जाना चाहिए? देखिए विपुल जी, ये स्टॉक वैसे काफी वॉलेटाइल रहा है और 3000 से कंटिन्यू से गिरता हुआ 1300 तक आया था। अगेन वापस अब स्टॉक 2000 की तरफ बढ़ रहा है। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 2100 से 2150 के आसपास है, वहां तक तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज और सभी मूविंग एवरेज को ब्रीच कर चुका है। तो 2150 के आसपास आता है तो वहां पे एक बार का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है तो 1850 से 1890 एक बड़ा सपोर्ट है, तो उसी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। पर मुझे लग रहा है 2150 तक के स्टॉक में रैली एक्सटेंड हो सकती है। तो 2150 2200 आता है तो वहां पे एक बार का थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक जरूर करें, क्योंकि 2200 मुझे लग रहा है एक रेजिस्टेंस है और वो पार करना इतना इजी स्टॉक के लिए नहीं रहेगा। तो 2150 2200 आता है तो वहां पे एक बार का प्रॉफिट बुक करें। एटलीस्ट आप पूरा नहीं करना चाहते तो 50% तो प्रॉफिट जरूर बुक करके चले।
चलिए इस बीच हमारे एक दर्शक हैं बिंदा कार्टून जी, कह रहे हैं मैं तो ऑप्शन ट्रेडर हूं फिर भी टाइम पास कर रहा हूं लाइव देख करके, क्योंकि फिन निफ्टी तो साइडवेज है। सर चलिए खैर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, अच्छी बात है, लेकिन कल ही एक रिपोर्ट आई है 91% लोग ऐसे हैं जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं। अब आप उनमें हैं कि नहीं ये मुझे फ़िलहाल के लिए नहीं पता है। उम्मीद करते हैं कि आप जो है अपने हाथ जो है ना जलाएं और अच्छे प्रॉफिट में आप रहें, हमारी ये शुभकामनाएं। सर कुछ एक और शेयरों पर लगातार जो प्रश्न आ रहे हैं, एक छोटी मोटी टिप्पणी आपसे लेना चाहेंगे जोमेटो के ऊपर। और जोमेटो पे सब प्रश्न है जतिन चौहान जी का, कह रहे हैं कि 1 साल पुराना व्यूअर हूँ जब 50-100 व्यूअर होते जा रहे थे। चलिए बहुत अच्छी बात है जतिन जी कि आप तब से जुड़े हुए हैं लगातार, और हम लोगों ने जब कार्यक्रम शुरू किया था तब तो 2-4-10 ही व्यूअर होते थे, तो थैंक यू आप इतने लंबे समय से बने हुए। जोमेटो में सर फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं, टाटा स्टील में फ्रेश बाइंग करना चाह, मेटल को लेकर के सर अब तक व्यू हो नहीं पाया, मेटल में क्या कुछ संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं? पहले जोमेटो पर टिप्पणी कर दिए, फिर मेटल पे, और उसके बाद से सौदा मुनाफे का रुख करेंगे। विपुल जी, जोमेटो को बाई करना है तो डिप में बाई करें, प्योर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बाई करें, क्योंकि यूजुअली स्टॉक मैंने कभी रिकमेंड नहीं किया है, नो डाउट काफी बड़ा रैली इसमें आया है, पर ट्रेडिंग के लिए बाई करना है तो 290 का एक ब्रेकआउट है तो उसी के आसपास आता है तो बाई करने की सलाह रहेगी। 282 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करें, 290 292 के आसपास आता है तो वो एक अच्छा एंट्री लेवल रहेंगे, और 310 312 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगेन विपुल जी, मेटल्स पे आपने सही क्वेश्चन पूछा, मेटल्स में आज एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिला है, और इनफैक्ट आज हमने काफी मेटल स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि सभी में ब्रेकआउट्स है, और काफी स्टॉक्स तो आपको काफी नीचे के लेवल्स के आसपास मिल रहे हैं, जैसे टाटा स्टील हो जाए, एनएमडीसी हो गया, या फिर हिंद कॉपर जैसे स्टॉक है। तो मुझे लग रहा है मेटल्स में एक साइकिल पलट चुका है और यहाँ से बुलिशनेस काफी मेटल्स में है। इसका मेजर एक कारण है चाइना में जो रेट कट हुआ है, सेकंड डॉलर इंडेक्स में जो वीकनेस है, दोनों ही पॉजिटिविटी मेटल स्टॉक्स के लिए रहेगी, और बेस मेटल्स के प्राइसेस काफी बड़े हैं, तो मुझे लग रहा है मेटल्स में रिवर्सल है, और टाटा स्टील, एनएमडीसी, हिंद कॉपर, ये तीनों स्टॉक्स मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकते हैं। इवन एक चौथा स्टॉक जो हमने ऐड करा है वो है नेशनल एल्यूमिनियम, नैल्को, वो स्टॉक भी मुझे लग रहा है यहाँ से काफी अच्छा कर सकता है। तो मेटल्स में अगर आपको किसी को बाई करना है या फिर एड ऑन करना है लॉन्ग टर्म के लिए, ट्रेडिंग की मैं बात नहीं कर रहा, अगर लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो नेशनल एल्यूमिनियम, टाटा स्टील, एनएमडीसी, ये स्टॉक करके चल सकता है। ठीक, तो ये रहा है फिलहाल मेटल के पैक के ऊपर भी निकल करके आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है, करीब करीब 1250 के आसपास दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, तो अपनी संख्या बल को लगातार बढ़ाते रहिए ताकि हम लोग का भी उत्साह बना रहे। फिलहाल के लिए अब रुक कर लेते हैं सौदा मुनाफे का और तुरंत लौट रहे हैं 1 मिनट के बाद। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी खास पेशकश सौदा मुनाफिका में। सौदा मुनाफिका में जिसमें हम हर रोज़ लेकर के आते हैं HDFC स्काई की तरफ से एक नई कॉल और बताते हैं आपको कि यहाँ पर कितने समय तक इस कॉल को आपको रखना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होने चाहिए और क्या कुछ लक्ष्य हो सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों को बताने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ होते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर। तो संदीप बताइए कि आज HDFC स्काई की तरफ से किस कॉल को इनिशिएट किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। HDFC स्काई का मानना है कि आज के लिए आपको M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसे हम M&M फाइनेंस के नाम से भी जानते हैं, इस स्टॉक में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। रेकमेंडेड प्राइस यानी कि कहां खरीदारी करनी है उसकी रेंज बताई गई है 318 से 331 रुपये 10 पैसे। इस रेंज में आपको खरीदारी करके चलना है। टारगेट प्राइस पहला 352 का है, उसके बाद 375 तक के लेवल्स भी स्टॉक में आते हुए नजर आ सकते हैं। करीब 11.25% के आसपास का रिटर्न आपको मिल जाएगा, और 3 महीने की अवधि है, क्योंकि इस कॉल की जो वैलिडिटी है वो 18 दिसंबर 2024 तक है। तो 3 महीने में करीब 11% के आसपास का रिटर्न आपको मिल जाएगा। एक टेक्निकल कॉल है, इसलिए आपको स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। 318 से 331 रुपये 10 पैसे ये खरीदारी की रेंज है। जो स्टॉप लॉस आपका बनेगा वो 312 रुपये का है। 11.25% के आसपास के रिटर्न्स यहां देखने को मिल सकते हैं। ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स HDFC स्काई ऐप का एक फीचर है, जहां आप HDFC स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए QR कोड की मदद से आप HDFC स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके HDFC स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए और बताने के लिए HDFC स्काई की तरफ से किस कॉल पे आज बातचीत की गई है। तो फिलहाल इस खास सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन आप लगातार बने रहिए मनी 9 के साथ। चले, ये थी हमारी खास पेशकश, हमारा खास सेगमेंट। और इन सब के बीच में इधर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है
वो आ रहे हैं ओसवाल सीड्स के ऊपर और कह रहे हैं कि सर मैंने श्री ओसवाल सीड्स के 350 शेयर 35 रुपये के भाव पर लिए थे, अब इसमें क्या करना चाहिए। ओसवाल सीड्स पे सर सवालों की झड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, क्योंकि दबाव यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शेयर में देखने को मिल रहा है। 2.5% के आसपास की गिरावट आज देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो 5 दिन में करीब 12% ये शेयर गिर चुका है। काफ़ी लोगों की खरीद जो है वो 30 रुपये के ऊपर के आसपास की है। एक महीने में 27% का नेगेटिव रिटर्न। जो लोग हायर लेवल पे फंसे हैं उनके लिए कोई एग्जिट रूट का रास्ता है क्या सर, क्या करना चाहिए अभी? तो विपुल जी अगेन पता नहीं है कितना क्यों इस स्टॉक्स में इतना बाइंग इंटरेस्ट या फिर कह सकते हैं रिटेल का इंटरेस्ट नजर आ रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअसली स्टॉक में डाउन ट्रेंड है। पिछले अगर आप थोड़े दिन की बात करें तो ऑलमोस्ट 38 से कंटिन्यूसली स्टॉक 26 रुपए के आसपास आ चुका है। तो मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ी तेजी यहाँ से बनती हुई नजर आएगी। नो डाउट वॉल्यूम्स काफी हैवी हो रहे हैं लास्ट कुछ दिनों से। नीचे में जो सपोर्ट है रिपुल जी, जो भी चार्ट मेरे पास अवेलेबल है वो 24 रुपए के आसपास है। 24 या 23.5 के आसपास एक सपोर्ट है, तो उसके नीचे जाएगा तो अगेन रिकवरी और काफी बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कोई भी उछाल पे एग्जिट कर दे स्टॉक में, कोई बड़ा मोमेंटम आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नीचे में 23.5 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है। को पावर्ड बाय टेक्नो।